देखिए, इसमें हमने हमारे राम में ऐसे, क्योंकि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है या रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसे लाखों करोड़ों लोगों ने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी इसमें बहुत से ऐसे कम देखे गए, कम ऐसे प्रसंग बहुत सारे हैं, चैप्टर्स ऐसे बहुत सारे हैं, जिनके बारे में चर्चा कम हुई है। तो हमने उन ऐसे चैप्टर्स को भी जोड़ने का प्रयास किया है और वही मुझे लगता है कि जो आपकी सुनी हुई कथा है, उसमें उन कम सुने हुए प्रसंगों को जब हम और आप समाविष्ट करते हैं, तो फिर उसकी प्रस्तुति और उससे मिलने वाली उपलब्धि, रिटर्न जो होता है, वो अद्भुत और अप्रतिम होता है। वही हुआ कि यहाँ पे आपको कई सारे प्रसंग हैं जो आपको देखने मिलेंगे कि चाहे वो देवाधिदेव महादेव की वह आराधना जिससे उन्होंने महादेव को सिद्ध किया, या जब वो इसमें अब जैसे आपको एक पर्सपेक्टिव ये देखने मिलेगा कि आपको और हमको नहीं पता कि शूर्पणखा का पति विद्युज्जिव था जिसकी हत्या रावण ने की थी। तो हमने सिर्फ शूर्पणखा के उस किरदार को देखा कि वो परमात्मा राम के पास जाती है और वो अपना एक प्रपोजल रखती है और उस प्रपोजल के तहत हमने सिर्फ उतना ही देखा। लेकिन उसके पीछे मोटिवेशन क्या है शूर्पणखा का, वो नहीं देखा। हम रामेश्वरम तट के ऊपर जिस महादेव के शिवलिंग की हम बात करते हैं, हमें ये नहीं पता या कम लोगों को पता है कि उसकी स्थापना के लिए रावण को बुलाया था परमात्मा श्री राम ने, जबकि दोनों घनघोर एक दूसरे के शत्रु थे। वो उसको ही नष्ट करने जा रहे थे, मारने के लिए जा रहे थे। लेकिन वो जिसको आप ये कहा जाए कि मर्यादा पुरुषोत्तम के संपर्क में जब भी कभी कोई आता है तो उस वो मर्यादित हो ही जाता है। फिर वो आप अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े बढ़ जाते उल्टो सीधो बीज। तो आप राम को किसी भी भाव से क्यों ना भजिए, राम की प्रकृति ये है कि वो आपको निशंक कर देते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रसंग हैं जो आपको इसके अंदर देखने मिलेंगे। देखिए, थिएटर की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो आपको अलर्ट रखता है, वो आपको अवेयर रखता है और वो आपको एक्टिव रखता है। तो किसी भी जैसे ट्रुथ ऑफ द मोमेंट के लिए हमें अलर्ट होना, एक्टिव होना और अवेयर होना, तो वो हमारे अंदर की इन तीनों चीज़ों को कहीं न कहीं बढ़ाने का काम करता है। और जब ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं तो हमारी निजी ज़िंदगी में भी हम और आप पहले से अधिक परिष्कृत हो जाते हैं और पहले से अधिक अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ कहीं न कहीं बढ़ाई जाती है थिएटर में। क्यों? क्योंकि उस पल सिर्फ़ बिल्कुल जैसे जगत में हम और आप जब जन्म लेते हैं तो बिल्कुल अकेले होते हैं। तो वैसे ही जब आप मंच के ऊपर जाते हैं तो आप सर्वथा यदि देखा जाए तो आपको जो लिखा हुआ डायलॉग है या जो बोला है, और सिर्फ आपका संबंध आपसे नहीं होता, वो लाइव चल रहा है। तो सामने वाले की गलती को भी या सामने वाले की सफाई को भी या सामने वाले की अपनी कला को भी आप रिस्पॉन्ड कर सकें, रिसीव कर सकें और उसके मुताबिक अपने आप का रिटर्न दे सकें। तो वो चीज़ जो होती है वो मुझे लगता है कि मैजिकल होती है। और जब आपकी ये फैकल्टीज खुल जाती है मस्तिष्क की, तो आप अपने निजी जीवन में भी पहले से अधिक एलिवेट होते हैं। वो जैसे ही आप मंच के ऊपर कदम रखते हैं, आपको टेम्परेचर, टेम्परामेंट ऑडियंस का समझ में आ जाता है। उसके हिसाब से आप अपने आप को फाइन ट्यून करते रहने का प्रयास करते हैं विदाउट डिस्ट्रॉइंग और विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ नॉइज कि आप अपनी कहानी को, कथा को, प्रस्तुति को बिगाड़ दें। तो बिना बिगाड़े आप फाइन ट्यून करते हैं और वो समझ में आ जाता है। और मुझे लगता है कि वो अभिव्यक्ति का नहीं, वो कहीं ना कहीं अनुभव का विषय होता है, अनुभूति का विषय होता है। वो करते करते आपको वो चीज़ समझ में आती है, जो कि निरंतर चलता रहता है। थिएटर की ये बड़ी विशेषता होती है, चाहे वो ब्रेख्त का थिएटर हो या चाहे वो कालिदास का हो, चाहे वो भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र में हमें तमाम चीज़ें बताई हैं, चाहे वो हो। तो ये निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है कि आपको फाइन ट्यून करते जाना है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी पे इस समय हम और आप बात कर रहे हैं, रेडियो के ऊपर धीमी गति के समाचार भी आ रहे होंगे, फिल्मी गाने भी आ रहे होंगे, कमेंट्री भी आ रही होगी, लेकिन आज की अभी हम क्या कर रहे हैं, हम वार्तालाप कर रहे हैं। तो जो ट्यूनिंग की बात है, फाइन ट्यून करना, तो अगर हमारा फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई जो बह रही है, तो वो चीज़ प्रसारित होने लगती है। तो ऐसे ही दर्शकों के साथ होता है कि आपको फ्रीक्वेंसी मैच करनी